जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि अभी मैंने हिंदी में लिपि की क्लास हो गई थी, इसमें हमने बताया था। फिर उसके बाद हमारा नया टॉपिक जो आता था वो आया था भारतीय संविधान में हिंदी। तो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसमें से हिंदी जो हमारी व्याकरण का पोर्शन है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। जो हमारे केवल वही विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द वगैरह बचे हैं, जिनमें कि हम बीच बीच में क्लास लेते रहेंगे। तो आज से हम जो नया स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वो हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। फिर उसके बाद बात करते हैं आदिकाल की। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। तो क्या हिंदी साहित्य का इतिहास, तो क्या हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ेंगे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन। क्या हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो टॉपिक में स्टार्ट हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन कौन से काल तक क्या क्या रहा है। तो हिंदी साहित्य को काल विभाजन को पहले हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने? तो 4 भागों में। तो पहला जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? हमारा आदिकाल। आदिकाल जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। तो इसका वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। इसका समय क्या है? तो ये 650 ईस्वी से 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। जब दूसरा आता है वो कौन सा काल आता है? वो हमारा आता है पूर्व मध्यकाल। क्या? पूर्व मध्यकाल, जिसे हम लोग भक्ति काल भी कहते हैं। क्या? भक्ति काल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भक्ति काल। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका 1350 ईस्वी से सन 1650 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। इसके बाद बात करते हैं किसकी? तो उत्तर मध्यकाल की। क्या था? उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल, इसे और क्या कहा जाता है? तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीतिकाल। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका समय क्या है? रीतिकाल। ये 1650 ईस्वी से सन 1850 ईस्वी तक। और जो चौथे नंबर पे आता है वो हमारा क्या आता है? आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल का टाइम पीरियड तो सन 1850 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो किसमें आएगा? वो हमारा आएगा आधुनिक काल में। तो आया इतना समझ आया होगा कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या है। पहले हमारा आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, तो सन 650 से 1350 ईस्वी तक चला। फिर आता है पूर्व मध्य काल, जो कि जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं। ये कब से कब तक चला? तो ये 1350 ईस्वी से सन 1650 ईस्वी तक। फिर बात करते हैं उत्तर मध्य काल की, जो कि जिसे रीतिकाल भी कहते हैं। तो उत्तर मध्य काल में क्या? रीतिकाल 1650 ईस्वी से सन 1850 ईस्वी तक। लास्ट में जो हमारा आता है आधुनिक काल, जो हमारा चल रहा है। क्या जो हमारा चल रहा है वो आधुनिक काल कब से कब तक? 1850 ईस्वी तक, अब तक का। अब तक का जो समय है वो हमारा क्या है? आधुनिक काल के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं किसकी? आदिकालीन में वीर गाथा काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो आता है वो क्या आता है? सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य। इसके बाद फिर आता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य।
फिर लास्ट में हमारा जो आता है वो था रासो साहित्य। रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। लास्ट में जो आता है तीसरे नंबर पर होता है रासो साहित्य। अब हम बात करते हैं पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल को। भक्ति काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। भक्ति काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो दो भाग कौन कौन से? तो पहले जो आएगा वो आएगा निर्गुण निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा। और दूसरी आती है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा। तो पहली कौन सी? निर्गुण काव्य धारा। और दूसरा जो आता है वो था सगुण काव्य धारा। अब हम बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में। वो कौन कौन सी है जो हमें पढ़नी है? तो पहली आती ज्ञानाश्रय शाखा। क्या? ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा। दूसरी जो आती है वो आती प्रेमाश्रय। कौन सी? प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा में किसको पढ़ेंगे? वो होता है ज्ञानाश्रय शाखा बोले बोले संत काव्य। क्या? संत काव्य। प्रेमाश्रय शाखा में पढ़ेंगे सूफी काव्य को। जैसे सूफी काव्य। तो निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली आती है ज्ञानाश्रय शाखा यानी संत काव्य। दूसरी आती है प्रेमाश्रय शाखा जिसे बोलते हैं सूफी काव्य। अब बात करते हैं सगुण काव्य धारा की। तो सभी सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली कौन सी आती है? पहली आती है कृष्णाश्रय शाखा। कृष्णाश्रय शाखा। तो जो दूसरी आती है वो होती है रामाश्रय शाखा। दूसरी कौन सी आती है? वो होती है रामाश्रय शाखा। कृष्णाश्रय और रामाश्रय। तो भक्ति काल पूर्व पूर्व मध्यकाल इसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल की। तो रीति काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। रीति काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो आता है वो था रीतिबद्ध। क्या? रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि जिसमें किसको पढ़ेंगे? जैसे हमारे हुए देव, सेनापति, केशव दास। अब बात करते हैं जो दूसरा था रीति काल का दूसरा भाग उसे कहते हैं रीति सिद्ध कवि। क्या? रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि में हम किसको इसको पढ़ेंगे? तो हमारे हो गए बिहारी। क्या? बिहारी। और तीसरी जो आती है रीति काल का जो तीसरा भाग आता है वो होता है रीति मुक्त। रीति मुक्त। रीति मुक्त कवि जिसमें हम पढ़ेंगे घनानंद को। घनानंद ठाकुर और आलम। ये किसके अंदर आते हैं? और आता है हमारा बोधा। ये आते हैं हमारे रीति मुक्त कवि के अंतर्गत। तो उत्तर मध्यकालीन रीति काल को तीन भागों में पहला रीतिबद्ध कवि से अंतर्गत कौन से? देव, सेनापति, केशवदास और अन्य भी हैं जो हम पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे उसमें बताते चलेंगे। फिर रीति सिद्ध कवि जिसके अंदर बिहारी। फिर रीति मुक्त कवि घनानंद ठाकुर आलम बोधा। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो आधुनिक काल को चार भागों में डिवाइड किया गया है। आधुनिक काल को चार भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं चार भाग वो भी देखते हैं। तो आधुनिक काल को पहला जो हमारा आता है वो आता है भारतेंदु युग। क्या आता है? भारतेंदु युग। ये कब से कब तक रहा है भारतेंदु युग? तो ये 1850 से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु युग कब से कब तक चला? तो सन 1850 से 1900 तक। फिर बात करते हैं द्विवेदी युग की।
द्विवेदी युग, द्विवेदी युग हमारा जो चला है वो है सन 1900 से 1920 ईस्वी तक। फिर जो हमारा तीसरा आता है वो छायावादी युग। क्या आता है? छायावादी युग। छायावादी युग ये कब से कब तक चला है? तो ये सन 1920 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी तक। 1920 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी तक। अब बात करते हैं छायोत्तर युग की। छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग ये कब से कब तक आया? तो ये सन 1936 ईस्वी के बाद का समय है। 1936 ईस्वी के बाद का समय है। कौन सा? छायावादोत्तर युग। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन पहले जानेंगे, तभी तो आगे स्टार्ट करेंगे कि कब से कब तक कौन सा काल रहा है। तो हिंदी साहित्य काल विभाजन को हमने 4 भागों में डिवाइड किया। पहला जो आता है वो आदिकाल यानी वीर गाथा काल, जिसका टाइम पीरियड सन 650 ईस्वी से सन 1350 ईस्वी तक रहा है। फिर हम बात करें जो दूसरा काल होता है पूर्व मध्यकाल। इसे कहते हैं पूर्व मध्यकाल। इसके अंतर्गत आता है भक्ति काल, जिसका समय 1350 ईस्वी से सन 1650 ईस्वी तक। फिर बात करते हैं उत्तर मध्यकाल की, जिसे रीति काल भी कहा गया है। इसे 1650 ईस्वी से सन 1850 ईस्वी तक। फिर बात करते हैं आधुनिक काल। जो हमारा चल रहा है समय वो क्या? आधुनिक काल है। 1850 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो क्या? आधुनिक काल के अंतर्गत आएगा। फिर हम बात करते हैं आदिकाल यानी वीर गाथा काल की। तो वीर गाथा काल को 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सा? रासो, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। फिर हम बात कर रहे हैं पूर्व मध्य यानी भक्ति काल को। तो भक्ति काल को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सा? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हमको पढ़ना है ज्ञानाश्रय शाखा, जिसमें संत काव्य, और दूसरी आती है प्रेमाश्रय शाखा, जिसमें कि सूफी काव्य। सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कृष्णाश्रय शाखा और रामाश्रय शाखा। इतना कंप्लीट हो गया। फिर बात करते हैं उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल की, जिसका टाइम पीरियड है सन 1650 ईस्वी से सन 1850 ईस्वी तक। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहले कौन से आएंगे? रीतिबद्ध कवि आएंगे, फिर रीति सिद्ध कवि आएंगे, फिर रीति मुक्त कवि आएंगे। बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया। भारतीय युग, जिसका समय रहा है सन 1850 ईस्वी से सन 1900 तक। फिर द्विवेदी युग 1900 से सन 1920 तक। छायावादी युग का टाइम पीरियड है 1920 से सन 1936 तक। और छायावादोत्तर युग जो है, जो 1936 ईस्वी के बाद का समय है, वो कौन सा है? छायावादोत्तर युग के अंतर्गत आएगा। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के काल में सबसे पहले क्या आता है? आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल। तो हम बात करते हैं किसकी? आदिकाल की। आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल। आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल। तो आदिकाल यानी वीर गाथा काल में सबने अलग अलग संज्ञा दी है, मतलब कि सबने आदिकाल को अलग अलग नाम से
बोला है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इस काल को जॉर्ज ग्रेडसन ने क्या कहा है? जॉर्ज ग्रेडसन ने इस काल को जॉर्ज ग्रेडसन ने चारण काल कहा है। ग्रेडसन ने क्या कहा है? जॉर्ज ग्रेडसन ने चारण काल। ऐसे लाइन में देखते चले जाएंगे। क्या इस काल को सबसे पहले जॉर्ज ग्रेडसन ने क्या कहा? तो जॉर्ज ग्रेडसन ने इसे चारण काल की संज्ञा दी है। फिर बात करते हैं अगले आते हैं हमारे आचार्य हजारी प्रसाद, सॉरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वापन काल कहा है। क्या? बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बीज वपन काल कहा है। इसके बाद जो हमारे कवि आते हैं वो हमारे आते हैं कौन से? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। क्या? वीर गाथा काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या? वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। इसके बाद हमारे जो कवि आते हैं वो आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने क्या? तो मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल कहा है। मतलब कि जहां से हिंदी साहित्य का प्रारंभ हो, तो इसे प्रारंभिक काल की संज्ञा किसने दी है? तो इसे प्रारंभिक काल की संज्ञा मिश्र बंधु ने दी है। अगले जो हमारे कवि आते हैं वो हमारे आते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन आते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल की संज्ञा दी है। क्या? आदिकाल की संज्ञा दी है। इसके बाद आते हैं राहुल सांकृत्यायन। कौन? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन ने से इसे बोला क्या? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। क्या बोला है? सिद्ध सामंत काल बोला है। अगले जो कवि आते हैं वो हमारे आते हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इसे संधि काल कहा है। संधि काल। क्या बोला है? तो संधि काल बोला है। अगले जो हमारे आते वो आते गणपति चंद्र गुप्त। कौन? गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने इसे शून्य संज्ञा, शून्य काल, शून्य काल की संज्ञा दी है। शून्य काल की संज्ञा दी है। तो आदिवीर गाथा काल ने अलग अलग कवियों ने सबने अपनी अपनी संज्ञा दी है। तो सबसे बात पहले बात करते हैं जॉर्ज ग्रेडसन ने इसे चारण काल कहा है। फिर बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी है जिन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने वीर गाथा काल कहा इसे। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल की संज्ञा दी। राहुल संकृतन ने सिद्ध सामंत काल बोला। डॉक्टर राजकुमार वर्मा जिन्होंने संधि काल की संज्ञा दी है। लास्ट में हमारे आते हैं गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने शून्य काल की संज्ञा दी। किसे? आदिकाल। इसे आदिकाल वीर गाथा काल को अलग अलग नाम की संज्ञा किसने, कौन कौन कवि ने क्या क्या बोला है, हो गया। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब पहला पॉइंट कहता है कि ये पता चल गया आदिकाल को किसने कौन सी संज्ञा दी है। अब पहला पॉइंट बात करते हैं कि इस काल में दो शैलियों का इस काल में दो शैलियों का प्रयोग हुआ है। ये दो शैलियों ने कौन सी, तो कौन सी दो शैली आती है, डिंगल व पिंगल। डिंगल व पिंगल। तो इस काल में दो शैलियां, कौन सी दो शैलियां, वो डिंगल व पिंगल का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। तो इस काल में कौन सी दो शैलियों का प्रयोग किया जाता है, तो डिंगल व पिंगल दो शैलियों का प्रयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि अपभ्रंश शब्द को, यानी अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। पतंजलि ने किया था। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने, पतंजलि ने किया था। आप बात करें जो हमने आदिकालीन वीर गाथा काल को तीन भागों में डिवाइड किया, कौन कौन सा, पहला सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और राष्ट्र साहित्य। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। सिद्ध साहित्य कहा जाता है। तो पहला क्या था हमारा, आदिकाल को तीन भागों में डिवाइड किया, पहला जो था वो सिद्ध साहित्य था। तो सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखित साहित्य को क्या, तो जनभाषा में सिद्ध द्वारा लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। इसमें अगला पॉइंट आता है कि यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया था। तो यह साहित्य किसके लिए रचा गया था, तो यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने के लिए रचा गया था। अगला जो पॉइंट आता हुआ था कि 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म एक नए रूप में आरंभ हुआ। एक नए रूप में आरंभ हुआ जिसे योगिनी काल या योगिनी काल मार्ग या नाथ पंथ या हठ योग कहा गया। तो आदिकाल पहला पॉइंट क्या था कि इस काल में दो शैलियों का प्रयोग, वो दो शैली कौन सी है, तो डिंगल व पिंगल दो शैलियों का प्रयोग किसमें हुआ था, आदिकालीन वीर गाथा काल में हुआ था। अगला जो पॉइंट था कि अगर ये पूछ दे बाई चांस क्वेश्चन कि अपभ्रंश शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था, तो अपभ्रंश शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पतंजलि ने किया था।
सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित लिखित साहित्य को क्या कहते हैं? सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयन शाखा का प्रचार करने के लिए रचा गया था। किस लिए रचा गया था? तो बौद्ध धर्म के वज्रयन शाखा का प्रचार करने के लिए रचा गया था। अगला प्रश्न, 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म के एक नए रूप में आरंभ हुआ, जिसे योगिनी काल मार्ग या बोले तो नाथ पंथ या फिर हठ योग कहा गया है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट है तुमने क्या नाथ पंथ या हठ योग या फिर योगिनी काल मार्ग भी कहा गया। तो पहली बात करें नाथों की संख्या, तो अगला जो पॉइंट आता है नाथों की संख्या 9 थी। नाथों की संख्या कितनी थी? तो नाथों की संख्या 9 थी। नाथों की संख्या 9 थी। तो अगला पॉइंट है कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक, तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे? तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ। नाथों की संख्या कितनी थी? 9। अगला पॉइंट आता है कि आदिकाल में पहलियों क्या आदिकाल में गजलों की रचना करने वाले कवि गजलों की रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो थे। तो आदिकाल में पहलियों गजलों की रचना करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। इन्हें सितार वाद्य यंत्र का सितार 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 वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। तो अमीर खुसरो को क्या सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता भी मानते हैं? आपका स्टडी का क्वेश्चन है। इस अगर अधिकतर पूछा था कि सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता कौन है, तो अमीर खुसरो है। तो इन्होंने आदिकाल में पहलियों गजलों की रचना करने वाले कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे, जिन्हें सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता भी माना जाता है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक तो गोरखनाथ थे। नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। अब हम बात करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया आदिकाल। तो हम बात करेंगे अब आदिकाल की रचना एवं उनके रचनाकार। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताएं आदिकाल की रचना उनके जो प्रमुख रचनाएं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब हम बात करते हैं आदिकाल की रचना आदिकाल की रचना एवं रचनाकार तो पहली बात करते हैं कि
पृथ्वी रसो किसकी है? तो चंद्रवरदाई। पृथ्वी राज रसो चंद्रवरदाई। अगली जो आती है वो आती है परमाल रासो। परमाल रासो ये किसकी है? तो परमाल रासो है जगनिक की। किसकी? तो जगनिक की। पृथ्वी रासो चंद्रवरदाई, फिर परमाल रासो जगनिक। अगली जो आती है वो आती है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो है नल्हे सिंह की। किसकी? नल्हे सिंह। विजयपाल रासो किसकी? नल्हे सिंह की है। अगली बात करते बात खुमान रासो। कौन सी? खुमान रासो। ये खुमान रासो किसकी है? तो ये है दलपति विजय की। दलपति विजय की। खुमान रासो किसकी? तो दलपति विजय की। अगली आती है कीर्ति लता। कौन सी? कीर्ति लता और विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली ये दोनों ही रचना विद्यापति की हैं। किसकी हैं? तो विद्यापति की हैं। इसकी? विद्यापति की। अगली जो हमारी आती है वो थी बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो जो रचना है वो है नरपति। नरपति, नरपति नल्ला की। नरपति नल्ला की। फिर आती है जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश किसकी है? वो केदार भट्ट की है। जो लास्ट में थी वो थी जस चंद्रिका। कौन सी? जस चंद्रिका। तो जस चंद्रिका किसकी? तो जस चंद्रिका आचार्य केशव दास की। आचार्य केशव दास की। आचार्य केशव दास की। तो पहली पृथ्वी रासो की चंद्रवरदाई, फिर परमाल रासो जगनीक, विजयपाल रासो नल्हे सिंह, खुमान रासो दलपति विजय, कीर्ति लता और विद्यापति की पदावली ये दोनों ही रचनाएं विद्यापति की हैं। फिर विशाल रासो नरपति नल्ला की हैं। जयचंद्र प्रकाश केशवदास और जस चंद्रिका आचार्य केशवदास की है। वो केदार भट्ट है, ये आचार्य केशवदास। तो आज आपका ये आदिकाल का पूरा टाइम पीरियड खत्म होता है। पूरा कब से कब तक? सन 650 ईस्वी से सन 1350 ईस्वी तक है। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी वो आएगी पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल के बारे में, जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे कि भक्ति काल को जो दो भागों में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हमको संत काव्य और सूफी काव्य, और जो सगुण काव्य धारा के अंदर हमको कृष्णाश्रय प्रेमाश्रय शाखा के बारे में पढ़ना है। तो आज का इतना ही। थैंक यू दोस्तों।